हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबसे मैंने प्रॉमिस किया था, फिफ्थ सेमेस्टर का रिवीजन क्लासेस कंटिन्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा। आज जो हम लोग सबसे पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो चैप्टर है हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ शेयर। इसमें दो चीजें, एक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, एक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दोनों में ऑप्शन आता है। आप लोग को वैल्यूएशन ऑफ शेयर सेलेक्ट करना चाहिए, सम्स बड़ा ही इसका इजी होता है। ठीक है, करीब 10 मार्क्स का इसका सम्स आता है। ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या है? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का मतलब है कि मार्केट में जिस वक्त शेयर्स इशू करता है कोई भी कंपनी, उस वक्त उसका एक फेस वैल्यू होता है। बट धीरे धीरे शेयर मार्केट में शेयर ट्रेड होते होते शेयर्स का वैल्यू या तो बढ़ जाता है तो घट जाता है। ठीक है, उसका मार्केट वैल्यू करते हैं। बट जितना कंपनी के पास रिजर्व या जो भी पैसा रहता है, लाइक पीएल, सिक्योरिटीज प्रयोग, उन सबको एक्यूमुलेट करके हम लोग को जनरली पता करना रहता है कि अभी राइट नाउ हमारा शेयर्स का वैल्यू क्या है। तो इसमें केवल 3 मेथड आपको पढ़ना है। पहला मेथड एसेट्स बैकिंग मेथड, जिसका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। दूसरा हम लोग को पढ़ना है यील्ड मेथड, जिसको हम लोग अर्निंग मेथड भी कहते हैं। तीसरा हम लोग के पास है फेयर वैल्यू मेथड। एक एक करके आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स बैकिंग मेथड, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड क्या है ये। एसेट बैकिंग मेथड में हम लोग को सबसे पहले लिखना रहता है इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखना रहता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा चीज रिजर्व एंड सरप्लस। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है। ठीक है, जनरली रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा? पहला चीज आ जाएगा जनरल रिजर्व, दूसरा आ जाएगा पीएल, और स्पेशली पीएल का क्रेडिट बैलेंस। पीएल का डेबिट बैलेंस याद रखिएगा फिक्टिशियस एसेट्स होता है। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये तीन चीज। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या है? अगर हम लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ढंग से देखें, जब जब हम लोग का एसेट्स का वैल्यू, ठीक है, जब जब हम लोग का किसी भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है। एग्जांपल, अगर मान लो आपको सम्स में ऐसा बोला कि पहले गुडविल 1.5 लाख रुपए का था, अब गुडविल 2 लाख का हो गया, यानी कि उसको हम लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलेंगे 50,000 से। और जब जब लाइबिलिटी घटता है, यानी कि जब जब लाइबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज होता है, तब तब हम लोग उसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलते हैं। अब जरा मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर एसेट्स बढ़ने को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलते हैं, तो एसेट्स घटने को क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन लॉस। और लाइबिलिटी घटने को अगर हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलते हैं, तो लाइबिलिटी बढ़ने को क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन लॉस। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम लोग का आता है वैल्यूलेस एसेट्स, यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स। इसमें जनरली मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूं। एक हम लोग का होता है पीएल का डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस। दूसरा हम लोग का होता है प्रीमियरली एक्सपेंसेस, या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या फिर शेयर। ये दो या तीन मैंने एग्जांपल जो आपको दिया, ये दोनों हमारे एग्जांपल है फिक्टिशियस एसेट्स का। तो इक्विटी शेयर में रिजर्व एंड सरप्लस को, फिर इक्विटी शेयर में वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट को, और उसमें से लेस करते हैं रिवैल्यूएशन लॉस और वैल्यूलेस एसेट, तो हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाता है। और उसमें से जस्ट बस हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स निकालने के लिए शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कोई दिक्कत नहीं आता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो जाएगा। बीकॉम 2007 में क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा हुआ था द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल इन द रिलेशन टू द M2S कॉमर्स लिमिटेड। कैपिटल है 6,000, 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, एंड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप। ठीक है, यानी कि मेरे को यहाँ पे मतलब किससे? इक्विटी शेयर से। तो पहले मैं ये चीज क्लियर कर लू कि मेरे को लिखना क्या इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर मेरा कितना है? 5,000 इंटू 100। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 लाख। उसके बाद मेरे को क्वेश्चन में क्या रहा है कि आपका रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000। कितना रिजर्व एंड सरप्लस? हमको जो जो चीज चाहिए वही वही केवल पिक करेंगे। दूसरा चीज हम लोग को क्या है? दूसरा यहाँ पे ना हमको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दिया है, ना ही रिवैल्यूएशन लॉस दिया है। बस आप अगर नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन की लाइन में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा,
एंड में दिख रहा होगा फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड 30,000, यानी कि वैल्यूलेस एसेट से कितना का 30,000 का, तो यहाँ पे मेरा 20,000 आ जाएगा, क्योंकि एक को ऐड करना एक को लेस करना, तो मेरा हो जाएगा 5,20,000। और फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट कि स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपके पास कितना शेयर है, 5,000 शेयर है, और एक शेयर का नाम है 100 रुपया, यानी कि यहाँ पे आपका शेयर होल्डर फंड हो गया 5,20,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो कि हमको पता है कितना हमारा 5,000, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 5,000। कोई दिक्कत नहीं आता है? फिर जस्ट मैं एक बार कैलकुलेट करके आपको आंसर बता देता हूं। आंसर आपका आएगा आई होप आप सबको यहां तक समझ में आया हो। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यील्ड मेथड। यील्ड मेथड में क्या होता है? यील्ड मेथड में जनरली हम लोग का होता है सबसे पहले EBIT। क्या होता है EBIT? आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर से जो मैंने पहले करवाया उसको नोट कर ले, क्योंकि मैं इसे जरा इरेज कर रहा हूं कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये EBIT होता क्या है? जनरली यील्ड मेथड है, और EBIT का मतलब क्या होता है? EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यील्ड मेथड यानी जिसका दूसरा नाम ही क्या है? अर्निंग मेथड। उसमें सबसे पहले हम लोग को सम्स में EBIT दिया रहता है, हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,00,000 रुपया है, एग्जांपल के लिए। उसके बाद उसमें से हम लोग करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहां से आएगा? कंपनी का बैलेंस शीट आपको मिलेगा, उसमें लाइबिलिटी साइड में देखिएगा दो चीज जरूर दिया रहेगा, ठीक है? या तो लोन या तो डिवेंचर। अगर नहीं दिया है लोन और डिवेंचर तो इंटरेस्ट में फिर क्या लिख देंगे? नील। ठीक है, तो मान लो कि लोन और डिवेंचर पे हमको इंटरेस्ट देना है 10,000 रुपया, तो मेरा अब आएगा EBT। EBT का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी हमारा आ गया, और टैक्स आपको पता ही क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स फॉर एग्जांपल हमारा सम्स में दिया 50%, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 45,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को बचेगा EAT। इसका मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये कितना बचा? 45,000। अब नेक्स्ट चीज हम लोग जो ध्यान देंगे वो है PSHD। ये क्या है भैया PSHD? इसका मतलब है प्रिफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग डिविडेंड देते हैं ना। मान लो कि हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड कितना दिया है? हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड दिया है 2,500। तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 42,500। फिर आ रहा है ट्रांसफर टू रिजर्व। हर साल क्या होता है, बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाता है उसमें से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करता है। मान लो कि ट्रांसफर टू रिजर्व हम लोग को देके रखा है 25। अब ये पूरा बचा 40,000। ये पूरा 40,000 किसके काम में आने वाला है? ये पूरा 40,000 देखो, डिवेंचर होल्डर को पैसा दे दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे दिए, रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दिए। अब जो बचा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, 40,000 रुपया बच रहा हम लोग के लिए। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को जो नेक्स्ट काम करना है वो करना है ERR, यानी कि इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यहां पे आप क्या करते हैं? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग
फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं ए से। ए डिवाइडेड बाई आपके पास कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसका पेड अप वैल्यू, क्या पेड अप वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो फॉर एग्जांपल मानते हैं हम लोग कि हमारे पास ये जो है 40,000 है और हमारे पास जो कैपिटल है वो है हमारा 2 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल। तो जरा इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा इसका परसेंटेज, 40,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, यानी कि 20%। कितना आ गया, यानी कि 20%। अब हमको इसमें निकालना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। ERR डिवाइडेड बाई NRR इंटू पेड अप वैल्यू, ठीक है, ईच शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि ERR तो हमको कैलकुलेट करना होगा, जो मैंने कैलकुलेट कर लिया एक एग्जांपल से। ERR हमारा कितना है 20%, और सम में हम लोग को NRR दिया है 10%। अब भैया ये NRR क्या होता है, NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एक शेयर का पेड अप वैल्यू, मान लो एक शेयर का दाम हम लोग मान लेते हैं 100 रुपीज। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 200। तो पर शेयर का वैल्यू कितना आ गया हमारा 200। कोई दिक्कत। अच्छा, ये ERR और NRR में क्या डिफरेंस है एक बार समझाता हूं। NRR फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है एशियन पेंट, वो मार्केट में जनरली 20 to 30% प्रॉफिट अर्न करता है। बट अगर उसी इंडस्ट्री में कोई नया बिजनेस है तो वो नॉर्मली केवल 10% कमा सकता है। तो जो वो ज्यादा कमा रहा है उसको कहेंगे ERR, यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और जो उस तरह का कोई नया कंपनी आके मार्केट में भी जो कमाएगा उसको हम लोग कहते हैं NRR। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिंपल है। और जो सबसे इजी मेथड है वो हम लोग का फेयर वैल्यू मेथड। इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसको तो मैं मेथड भी नहीं बोलूंगा। आपका एसेट बैकिंग मेथड का जो आंसर आया है प्लस इल्ड, यानी कि अर्निंग वैल्यू मेथड जो आया है आपका, उसको 2 से डिवाइड कर देना। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारा एसेट्स बैकिंग का आंसर मान लो एग्जांपल के लिए आया है 175, और इल्ड अभी हमने कैलकुलेट किया है तो 200 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना हो जाएगा 200 प्लस 175 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 187.5। बस इतना ही इजी है आपका ये सम। अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा। ये था वैल्यूएशन ऑफ शेयर का कंसेप्ट। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हर चैप्टर का 2-2 वीडियो आएगा। ये है सारा फॉर्मूला, सारा डिस्कशन। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, उसमें मैं आप लोगों के लिए टोटल 11 सम्स जो कि प्रीवियस क्वेश्चन ईयर के हैं वो डिस्कस करूंगा और सॉल्व करूंगा, ठीक है। और आप बार बार इस पूरे कंसेप्ट को रिपीट देखें और समझे। और कहीं पे भी डाउट होता है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आपको नोट्स वहां से मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया, आप वहां से भी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपको डाउट सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।